हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। देखिए, जितनी भी हमारे आसपास में चीज़ें हैं उनमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटी से हमारा मतलब है जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सके, जिसका मेजरमेंट हो सके। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई रियली रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो क्या मैं इसको मेजरमेंट करके बता सकती हूँ कि मैं आपको कितना रिस्पेक्ट करती हूँ? या फिर मैं किसी की केयर करती हूँ, तो मैं क्या किसी को मेजरमेंट में बता सकती हूँ कि मैं कितना केयर कर रही हूँ? कहने का मतलब है जो हमारे इमोशंस है, उन इमोशंस को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। वहीं पे कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनका मेजरमेंट बहुत इजीली किया जा सकता है। जैसे कि अगर मुझे पता है मुझे चावल खरीदने हैं तो मैं उसका मेजरमेंट कर सकती हूँ। मुझे कोई डिस्टेंस पता करनी है तो मैं उसका मेजरमेंट कर सकती हूँ। मुझे टेम्परेचर पता करना है, मुझे टाइम देखना है, तो ये सारी चीज़ें मेजरेबल है, इनका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट किया जा सके उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं किया जा सकता वो हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स हमारे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज को? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके और उसके बाद में हमारे जो भी फिजिक्स के लॉज हैं उनको हम उन क्वांटिटीज की हेल्प से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरे साइड पे हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में होती है, जैसे कि हैप्पीनेस है, सैडनेस है। ये कुछ इस तरह के इमोशंस है, ये इस तरह की कुछ फिजिकल फिनोमिनाज हैं जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि हम कितने खुश हैं, हम नहीं बता सकते कि हम कितने दुखी हैं, तो इसलिए हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में नहीं रखते। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके और उनकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब बात आती है इन फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन की। हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारे पास में डायरेक्शन का बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटीज। क्लास 9th से हम लोगों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। क्लास 7th में हमें इन क्वांटिटीज से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। तो 7th 8th में हमें पता था कि कुछ स्केलर होता है, कुछ वेक्टर होता है, ऐसा हमने नाम सुना था। 9th में हमें बताया गया कि आखिर स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। अब 11th और 12th में हम एग्जैक्टली स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटीज हैं, जो इनके रूल्स हैं, जो इनसे हम मेजरमेंट्स करते हैं, उन सबको अप्लाई करने वाले हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वहीं वेक्टर क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड आल्सो एंड डायरेक्शन आल्सो। अब हम कहेंगे आखिर इस चीज को कैसे समझा जा सकता है। अगर मैं स्केलर क्वांटिटी को समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि ये जो यहाँ पे एक सामान रखा हुआ है, इसका मास है 10 kg। तो हमने कहा कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक बॉक्स रखा है और इस बॉक्स का मास कितना है, द मास इज 10 kg। लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं हुई। यहाँ पे ये है कि हाँ, ये कोई पर्टिकुलर यहाँ पे कोई बॉक्स है और इसका मास 10 किलो है, बट नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, ऐसा कोई डायरेक्शन यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें हम कहते हैं कि एज सच हम डायरेक्शन वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ 10 किलो प्रेजेंट है,
अब किस डायरेक्शन में है, कैसा है, वो नहीं प्रेजेंट है, तो हम कह देते हैं कि वो कैसी क्वांटिटीज हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। वहीं अगर मैं कहूँ, वहीं पे अगर मैं कहूँ कि ये जो पर्टिकुलर बंदा जा रहा है, इसकी गाड़ी की वेलोसिटी या फिर इसकी गाड़ी का जो एक्सलरेशन है, वो एक्सलरेशन कितना है, तो आप देखो एक्सलरेशन जो है हमारा, उसमें डायरेक्शन डिपेंड करेगा। गाड़ी है, चल रही है, किसी ना किसी डायरेक्शन में चल रही होगी, किसी ना किसी स्पीड के साथ, तो जो स्पीड है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों को ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी हो जाता है। तो जो भी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस उसके साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। डिफाइन करने के लिए प्रॉपर लैंग्वेज क्या रहेगी हमारे पास में, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, which have only magnitude and have no direction, ठीक है, which have magnitude but no direction are called scalar quantities. For example, mass, length, density, these are all physical quantity जो हम स्केलर की क्वांटिटी में रखते हैं, स्केलर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द वेक्टर्स। वेक्टर्स के केस में हम कहते हैं ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास में द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो इन सबको वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लेके रखे हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उन्हें हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। एक तीसरी तरह की यहाँ पे और क्वांटिटी होती है जिसे हम टेंसर्स कहते हैं, बट वो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल में हम मैथ्स में पढ़ते हैं। जब हायर लेवल की मैथ्स पढ़ते हैं तो उस टाइम हम टेंसर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे हमने बात कर ली है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस पे तो हमने बता दिया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम स्केलर बोल सकते हैं, हम उनको वेक्टर बोल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे डिपेंडेंसी की। डिपेंडेंसी से मतलब है कि क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है या फिर वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या है, जो इंडिपेंडेंट है, वो जो दूसरी क्वांटिटीज पे अगर डिपेंड नहीं करती है, तो हम उनको बोलते हैं द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डिफाइन कैसे किया हमने? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल अदर क्वांटिटीज आर नॉन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आती है दूसरी एक हमारे पास में यहाँ पे क्वांटिटी, वी कॉल इट द डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके डायरेक्शन के बेसिस पे, उनकी डिपेंडेंसी के बेसिस पे। अब अगर हम उनको डायरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो हम उन्हें स्केलर कह सकते हैं, हम उन्हें वेक्टर कह सकते हैं। स्केलर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन भी होता है और जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है। फिर बात आती है अगर हम उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी में हम कहते हैं एक इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंडेंट होती है। जो इंडिपेंडेंट है, जिसको बाकी फिजिकल क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उनका एग्जिस्टेंस दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की वजह से ही है, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि स्पीड, डेंसिटी, एक्सलरेशन, ये सारे के सारे क्या है? दीज ऑल आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं एक बार इनको समझा भी दूंगी आपको कि हम किस तरह से इनको फंडामेंटल और डिराइव्ड कैसे कहते हैं, या फिर डिराइव्ड होता मतलब डिराइव किया कैसे जाता है।
तो ये सारी बातें अभी हम करेंगे आगे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दूंगी कि किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं इनको। एक दो एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहीं पे क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास में एक है यूनिट जिसे मैं कहती हूँ डिस्टेंस। ये कैसी है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। फिर मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास में एक दूसरी और फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हमने नाम दिया टाइम, एंड दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्टेंस किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। अगर टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाती है। अगर हमने डिस्टेंस सेम रखा, टाइम बहुत ज़्यादा कर दिया तो स्पीड कम हो जाएगी। डिस्टेंस सेम करा, टाइम बहुत कम हो गया तो स्पीड मतलब ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस और टाइम को अगर हम चेंज करते हैं तो स्पीड यहाँ पे वेरी करती है, स्पीड भी चेंज होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये डिपेंडेंट है डिस्टेंस और टाइम पे। तो डिस्टेंस और टाइम क्या हो गई? ये हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। वहीं पे अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये क्या हो गई? ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई जो दूसरों पे डिपेंड करती है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे। मैंने कहा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलरेशन। मास हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो एक्सलरेशन है दैट इज dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सलरेशन बदलेगा, एक्सलरेशन बदलेगा तो फोर्स भी चेंज होगा। तो क्या यहाँ पे फोर्स एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है? बिल्कुल है। फोर्स हमारा मास पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स हमारा एक्सलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मास और एक्सलरेशन दोनों में से कुछ भी चेंज होता है तो फोर्स में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ पे देखी, अब हमें क्या करना है? इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर भी करना है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे यूनिट्स की जरूरत है। तो यूनिट्स की जरूरत क्यों है आखिर? तब अब हम यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिट। हम पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में, जरूरत ही क्या है आखिर ये स्लाइड यहाँ पर देने की। हम यूनिट्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने जाएंगे और हमें यूनिट नहीं पता होगी तो देयर विल बी अ केओस, देयर विल बी अ कंफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों से कहा आई टोल्ड यू दैट रिया इज 5। क्या बोला मैंने आप लोगों से? मैंने कहा रिया इज 5। ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरा क्या मतलब है। मैंने कहा रिया इज 5। तो आप में से एक बच्चा कह सकता है कि रिया 5 किलो की है। ठीक है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, रिया 5 किलो की नहीं है, रिया 5 साल की है। तो तीसरे ने कहा अरे यार ऐसे कैसे बोल सकता है, 5 साल की है, हो सकता है रिया 5 फीट की हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 3 बच्चों ने 3 अलग अलग जवाब दिए। एक ने कहा रिया 5 ईयर ओल्ड है, दूसरे ने कहा रिया इज 5 kg, तीसरे ने कहा रिया की जो हाइट है वो 5 फीट है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिख रखा है। तो जैसे ये 3 आंसर आए, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि आखिर हम बात क्या कर रहे हैं। मतलब हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे ये जो रिया इज 5 लिखा है इसका आखिर मतलब क्या है। ठीक है, ये रिया का रोल नंबर है, ये रिया का क्लासरूम का नंबर है, ये रिया की हाइट है, रिया का वेट है, रिया का मास है, मतलब व्हाट इट इज एग्जैक्टली। लेकिन वहीं अगर मैं इसके सामने यहाँ लिख देती रिया इज 5 kg, तो क्या आप लोगों के बीच में, आप लोगों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होता? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे ही आपने देखा रिया इज 5 kg, वैसे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर है। जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबके सबका एक ही आंसर आएगा कि हम रिया के मास की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिया का जो 5 के आगे यूनिट लगा हुआ है दैट इज kg, और kg किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है।
तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। अगर मैंने यहाँ लिख दिया होता रिया इज 5 year old, तो मतलब हमारा कंफ्यूजन क्लियर, हम रिया के एज की बात कर रहे हैं। तो हम इस तरह से क्या देखते हैं कि अगर हम यूनिट्स यूज करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता, क्लैरिटी रहती है, कोई केओस क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर हमने यूनिट्स को यूज नहीं किया तो देयर आर चांसेस कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, लोगों को पता ही नहीं चले हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो इसलिए फिर क्या किया गया, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उन सबकी यूनिट्स को यहाँ पे प्रिपेयर किया गया। बोले भैया जितनी क्वांटिटीज है सबकी यूनिट्स बनाएंगे। अब जब यूनिट बनाने लगे तो इन्होंने सबकी यूनिट्स बनाना स्टार्ट किया, मास का, डिस्टेंस का, इसका उसका, सब लोगों का। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें भी एक यहाँ पे अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हुआ कि अब इंडिया में जो राजस्थान के लोग हैं उन्होंने मास के लिए अपने हिसाब से कुछ उन्होंने यूनिट्स बना ली कि ये 1.25 है, ये पूर्ण पाव है, ये 1.25 मण है, ये 10 क्विंटल है। तो ऐसे करके उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ यहाँ पे अपनी यूनिट्स यहाँ पे बना ली। अब महाराष्ट्र के लोगों की बात करें, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी यूनिट बना रखी है। इधर साउथ साइड में जाएंगे, उन्होंने अपनी यूनिट्स बना रखी है। अब इंडिया में क्या हो गया, अगर हम अलग अलग पार्ट में जा रहे हैं तो सब अपनी अपनी यूनिट का यूज कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि अच्छा ये आज प्रसादी करी है आप लोगों ने घरों में, अच्छा कितना सामान बनाया, बोले हमने 1.25 मण करी है, 1.25 मण का प्रसाद बनाया। अब अगर कोई अमेरिका से इंसान आया, चलो अमेरिका छोड़ो, मैंने कहा अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा आया और उसको आपने कहा हमने तो 1.25 मण का प्रसाद करा है, तो ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये 1.25 मण कितना है, मतलब ये कौन सी यूनिट है, ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा यूनिट है। तो इसके लिए फिर अब क्योंकि हर लोग अपनी अपनी अलग अलग यूनिट बना रहे थे तो उससे भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। अगर हम जापान जाएं, अमेरिका जाएं, मतलब अगर इंडिया में इतने वेरिएशन है तो आप देखें अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे वहां पे तो और ज्यादा वेरिएशन क्रिएट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, फिर उसके बाद में बोला गया कि हम क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल ऑफ यूनिट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं हम बनाते हैं एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या होगा, पूरे के पूरे सब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, पूरे वर्ल्ड में सब लोग क्या करेंगे, उन्हीं यूनिट्स को फॉलो करेंगे। अब जब इन्हीं यूनिट्स को फॉलो करेंगे तो चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, कुछ भी हो, सब जगह पे क्या होगा, जो मेजरमेंट होगा वो फिक्स होगा। अगर हमारे 1 किलो चावल जो इंडिया में जितने हैं उतने के उतने जापान में 1 किलो होगा, उतना ही वो अमेरिका में 1 kg होगा। मतलब कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे, जो मेजरमेंट हम यहाँ कर रहे हैं उतने मेजरमेंट वहां पे भी। दूसरी यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ यूनिट रखने का फायदा ऐसा होगा, अगर इंडिया ने कोई डिस्कवरी करी, इंडिया ने कुछ डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा उन्होंने अपनी यूनिट्स में लिखा, फिर सेम टू सेम हो सकता है कि अमेरिका में भी कोई रिसर्च चल रही हो, रशिया में कोई रिसर्च चल रही हो, उन्होंने भी अपना डेटा इकट्ठा किया लेकिन उन्होंने अपनी यूनिट्स में लिख दिया। अब अगर ये तीनों जने अपनी अपनी रिसर्च को मैच करवाने जाएंगे क्या कि सच में सब जगह पे सेम ही चीज हो रही है क्या, वो मैच ही नहीं करवा पाएंगे क्योंकि सबका सिस्टम ऑफ यूनिट ही अलग अलग है। तो जब ये रिसर्च का डेटा हमें एक जगह पे एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में मिलेगा तो आपस में इन लोगों को कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाएगा। अगर सेम रिजल्ट आ रहे हैं इसका मतलब वो डिस्कवरी हो सकती है, वो रिसर्च में एक स्टेप आगे जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फिर आया अपना इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो पहले हम एक बार यूनिट की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिट, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, क्यों हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। अगर मैं यूनिट को डिफाइन करूंगी तो आई विल से इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं फॉर द मेजरमेंट। तो ये सिर्फ एक काइंड ऑफ कंपैरिजन है फॉर द मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट के लिए कंपैरिजन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद बात आती है कि क्या ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स मतलब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अच्छा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे पास में, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम यूनिट्स के
बड़ी यूनिट्स और छोटी यूनिट्स किस तरह से कंपैरिजन होगा उसकी बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कहते हैं देयर इज वन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट जिसे हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को आप याद किस तरह से रखेंगे? आप कहेंगे सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ई स्टैंड्स फॉर ग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे तीन क्वांटिटीज ले रहे हैं। तीन फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हम यहाँ पे ले रहे हैं? हम यहाँ पे एक ले रहे हैं लेंथ, दूसरी मास और तीसरी टाइम। तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज हमने फिक्स कर ली, लेंथ, मास और टाइम। अगर हमने लेंथ का जो यूनिट है वो अगर मैंने सेंटीमीटर लिया, अगर मास का यूनिट हम लेते हैं ग्राम और टाइम का यूनिट अगर हम लेते हैं सेकंड, अगर ये फिक्स कर देते हैं तो इसका मतलब हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं? हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में तीन फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम, और तीनों को किस में मेजर किया जाता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। ये तीनों है इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर रेस्पेक्टिव यूनिट्स आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो इसे हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर है मतलब डिस्टेंस, मतलब लेंथ हो गया। उसके बाद में ग्राम है मतलब मास हो गया, एस सेकेंड है मतलब टाइम हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी हो गई लेंथ, मास एंड टाइम, और उनकी यूनिट्स हो गई सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेम टू सेम हमारे पास में दूसरा यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसे हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को फिर से वैसे ही, ये तीन हमारी फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों है। एफ स्टैंड्स फॉर फुट। ठीक है, तो ये हमारे पास में एस स्टैंड्स फॉर फुट, मतलब लेंथ को हम फुट में मेजर करेंगे। उसके बाद में आता है पी स्टैंड्स फॉर पाउंड। पाउंड मतलब हम मास को यहाँ पे पाउंड्स में मेजरमेंट कर रहे हैं। कई बार जैसे वेइंग मशीन या फिर आप कहते हो जो वेट वगैरह, कई बार हम जो ये करते हैं ना हेल्दीफाई वगैरह, तो उसके अंदर पूछते हैं हमारा वजन कितना है, तो वेट कई बार वो मास में लेते हैं केजी में, कई दूसरी यूनिट वहाँ पे ये एलबी भी लिखी हुई होती है, पाउंड्स भी लिखे हुए रहते हैं। तो मतलब ये दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यहाँ पे किया जा सकता है। दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब पाउंड्स को हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी को हम पाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने लेंथ को लिया है फुट में, हमने यहाँ पे मास लिया है पाउंड में, और टाइम हमने लिया है सेकंड्स में, तो ये वाला सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा कौन सा हो जाएगा? दिस विल बी द एफ एस सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट है आपके पास में एमकेएस सिस्टम। अगेन सेम मेथड को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लेंथ, मास एंड टाइम, तीन फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ को अगर हमने मीटर में मेजर कर रहे हैं, के आपके पास में किलोग्राम, एस हमारे पास में सेकेंड। अगर ये तीनों का यूज हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इंडिया में जिस सिस्टम ऑफ यूनिट को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं दैट इज द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई से मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, फ्रेंच का वर्ड है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो अभी हम इंटरनेशनल बात करके आए हैं वो इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की बात हम करके आए। तो वी आर फॉलोइंग द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमारे पास में कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट है? वी हैव द सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम। इंडिया में कौन सा फॉलो कर रहे हैं? देयर इज दिस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। चलो अब आ जाते हैं हम एसआई सिस्टम। देखो एसआई सिस्टम का जैसा कि मैंने आपको बताया फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और एसआई हम इसको कहते हैं, ये फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये एसआई हमने बोल दिया। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, बेस क्वांटिटी। हम यहाँ पे 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटी लेके चलते हैं, और ये 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
एसआई सिस्टम में ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज भी लेते हैं। वन इज प्लेन एंगल, अनदर वन इज सॉलिड एंगल। सातों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि 7 एसआई यूनिट्स कौन कौन सी है। तो वी हैव 7 एसआई यूनिट्स। 7 एसआई यूनिट्स कौन सी? फंडामेंटल, बेस, तो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, जो इंडिपेंडेंट है। तो ये 7 हो गई। अब इनकी यूनिट क्या ली है यहाँ पे? देखिए, यूनिट के लिए हमारे पास सबसे पहले लेंथ है। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसी वाली बात है कि अब मीटर अगर बहुत छोटा डिस्टेंस लेना है, बहुत छोटा डिस्टेंस लेना है, तो हम इस मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम नैनोमीटर ले सकते हैं, पीक ले सकते हैं, फेम्टोमीटर ले सकते हैं। तो इस तरह से ये स्केल हमारा नीचे की तरफ छोटा हो सकता है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ के मेजरमेंट्स करने, तो इसी मीटर को हम एक अपर स्केल में भी लेके जा सकते हैं। ये हमारा लोअर स्केल है, जिसके अंदर मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ये इस तरह से हम यूज कर रहे हैं। अगर मीटर की हम अपर स्केल देखें, तो अपर स्केल में हमारे पास में क्या हो जाएगा, अपर स्केल में मीटर है तो किलोमीटर्स हो जाएंगे, किलोमीटर्स के बाद में हम माइल्स की बात कर लेते हैं तो माइल्स हो जाते हैं। कई बार और भी बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस, जैसे कोई कार है, उसकी क्या डिस्टेंस होगी, या फिर कोई गैलेक्सी है, उसकी क्या लेंथ होगी, तो इनको कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्रेजेंट है। वी हैव द लाइट ईयर। लाइट ईयर में लिखा हुआ तो ईयर आ रहा है, ऐसे लगेगा टाइम की ये यूनिट होगी, लेकिन लाइट ईयर एग्जैक्टली लेंथ की यूनिट होती है। तो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए वी आर हैविंग द किलोमीटर्स, द माइल्स, द लाइट ईयर। अगर छोटे डिस्टेंसेस हैं हमारे पास में, तो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, इस तरह से हम इसको स्केल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट हमारी कौन सी होगी? मीटर। अब जब रिसर्च का काम होगा, देखो ये वाला नॉर्मल हमारा डे टू डे लाइफ है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिसर्च का कोई काम है, तो उस टाइम उस वाले में यूनिफॉर्मिटी का होना बहुत जरूरी है। इवन अगर हम बुक्स की बात करें, तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी का होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपके क्वेश्चन में चाहे जो यूनिट दे रखी है, आपको हमेशा क्या करना है, उसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करके चलना है। मतलब आगे जब हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें हम ट्राई करेंगे कि जितनी हमें फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उन्हें हम पहले एसआई यूनिट में सिस्टम में कन्वर्ट करें, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। ये इजी भी हो जाता है, प्लस एक यूनिफॉर्म आंसर भी आता है। आपको एक न्यूमेरिकल दिया, पूरी क्लास ने सॉल्व किया, किसी ने कुछ यूनिट लगा ली, किसी ने, तो आंसर अलग अलग आएगा। लेकिन अगर हमने कोई भी यूनिट दी हुई है आपको क्वेश्चन पेपर में, आपने अगर उसे सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकाला, तो पूरी क्लास का आंसर सेम आएगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। तो वी विल ट्राई दिस मेथड while doing the numericals. लेंथ, पहली फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर। मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। देन वी हैव द मास। मास क्या है? मास इज मैटर कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी। कंजर्वेशन होता है मास का। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ऑन, मतलब इस तरह से रहता है। फिर मास एनर्जी का रिलेशन, तो वो मास की हम बाद में बात करेंगे। मास का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास में? वी हैव द किलोग्राम। अब देखो अगेन, किलोग्राम में भी लोअर स्केल भी चलेगा, अपर स्केल भी चलेगा। लोअर स्केल में हम कहेंगे किलोग्राम है तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, ऐसे करके हम उसको छोटा कर सकते हैं। अगर हमें अपर स्केल लेना है, तो हम किलोग्राम को क्विंटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ द स्केल कैन गो अप ऑल्सो, स्केल कैन गो डाउन ऑल्सो। तीसरा है आपके पास में टाइम। टाइम की जो ऐसा यूनिट है, दैट इज सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, ईयर्स। तो दिस इज हाउ दिस विल गो। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। जो डे टू डे लाइफ में हम टेम्परेचर की यूनिट यूज करते हैं, दैट इज डिग्री सेल्सियस। कई बार जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है।
तो डे टू डे लाइफ में वी आर यूजिंग द डिग्री सेल्सियस, लेकिन एसआई यूनिट हमेशा टेम्परेचर की केल्विन होती है। तो जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हम उस डिग्री सेल्सियस को ट्राई करेंगे कि केल्विन में कन्वर्ट कर दें। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट हैव टू ऐड 270, इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर देने के लिए इनकी यूनिट यहाँ पे एम्पियर रखी है। इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडेला, जिसे हम स्मॉल सी एंड स्मॉल डी ऐसे सी डी लिख के इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मैं बात करूं तो वी हैव दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मोल कहते हैं, और एसआई यूनिट में हम यहाँ पे ई हटा देंगे, सिर्फ एमओएल लिख देंगे। दैट विल बी द एसआई यूनिट का सिंबल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या जो मोल है, इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इसके लिए बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि देयर इज दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन वी हैव प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। अभी देखते हैं प्लेन एंगल कौन सा होता है, सॉलिड एंगल कौन सा होता है। तो 7 बेस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कौन कौन आ जाएगा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एसआई यूनिट क्या होगी इन सब की? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर। सप्लीमेंट्री यूनिट्स प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। एसआई यूनिट रेडियन, स्टेरेडियन, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब है हमारे पास में डेफिनेशन। हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू डिफाइन दीज एसआई यूनिट्स। जैसे कि सबसे पहले मीटर, मीटर को हम डिफाइन करेंगे। अब बात आती है कि इनको आखिर डिफाइन करने की जरूरत क्या है। तो हमें एक स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैंने कहा यूनिट क्या होती है, जो कंपेयर करवाती है। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे? हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है, वो स्टैंडर्ड हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो टाइम के साथ में चेंज ना हो, वो फिक्स रहे। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से हम यहाँ पे इन यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। और ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो इंडिया में दिल्ली में एनपीएल करके एक लेबोरेटरी है, जिसे हम नेशनल लेबोरेटरी कहते हैं, वहाँ पे ये सारे स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं। बहुत बार बच्चे वन डे वर्कशॉप के लिए या वन डे ट्रिप के लिए वहाँ जाते हैं और इन सारी की सारी स्टैंडर्ड्स को देख कर आते हैं। ये स्टैंडर्ड ऐसे जो लंबे टाइम तक रहेंगे। एनपीएल, नेशनल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली। अब बात आती है अपने पास में मीटर। हाउ वी विल डिफाइन द, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर समझते हैं आखिर इसको कैसे किया। देखिए मीटर क्या कह रहा है? 1 मीटर इज द डिस्टेंस विच अकोमोडेट्स 16,50,760 waves in vacuum of orange red light emitted by krypton 86। ठीक है, कहने का मतलब क्रिप्टॉन नाम का एक एटम होता है। क्रिप्टॉन 86 जो है वो एक एटम पड़ा है। उस एटम में से कुछ वेव्स यहाँ पे एमिट हो रही है, और वो जो वेव्स हैं, वो वेव्स कौन सी हैं? वो ऑरेंज रेड लाइट वाली वेव्स हैं। तो वेव्स हमारी कुछ ऐसे, ठीक है। हम कहते हैं 1 मीटर कौन सा डिस्टेंस है? जो 16,50,763 वेव्स को जो खुद में अकोमोडेट कर लेता है। वेव को हम कैसे कहते हैं? इज 1 वेव, ये एक वेव। तो अगर इतनी वेव्स को जितना डिस्टेंस खुद में ऑक्यूपाई करेगा ऑरेंज रेड लाइट जो है क्रिप्टॉन 86, उस लेंथ को हम कहते हैं 1 मीटर डिस्टेंस। है, तो 1 मीटर डिस्टेंस कौन सा हो गया? 1 मीटर डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो क्रिप्टॉन 86 जो ऑरेंज रेड कलर की जो वेव्स को एमिट कर रहा है, उन वेव्स में 16,50,763 जो वेव्स है उनको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो दैट विल बी 1 मीटर लेंथ। और ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड फिक्स है। ये बहुत
लिटिल वेरिएशन आता है इन अ वेरी बिग डिफरेंस। डन। तो मीटर हमारा डिफाइन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम किलोग्राम। किलोग्राम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, अ किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। किसका बना हुआ है सिलेंडर? सिलेंडर बना हुआ है यहाँ पे प्लेटिनम इरिडियम का। ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है जिसका डायामीटर, डायामीटर अगर ए है तो इसका जो लेंथ है वो भी किसके बराबर है? डायामीटर के बराबर। तो प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर और लेंथ दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वल विथ हाइट which is preserved in a vessel at International Bureau of Weights and Measurement। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसा सिलेंडर बनाएं, किसका? प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर हमने बनाया जिसका डायामीटर और जिसका लेंथ दोनों बराबर है, और उसको एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हमने रख रखा है, टेम्परेचर प्रेशर को हमेशा फिक्स रखना होगा यहाँ पे, तो वो हमें कितना बताता है? दैट इज इक्वल टू 1 kg मास। और अब 1 kg के हिसाब से अगर हमें स्टैंडर्ड पता है तो हम 2 kg 3 4 kg ऐसे करके हम डिफरेंट वेट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो दिस इज दी 1 kg वेट, तो इस तरह से बनेगा। अगर हम एक दूसरी डेफिनेशन 1 किलोग्राम ऑफ मास की देखें तो हम कहेंगे अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी 4 डिग्री के बराबर होता है 1 kg मास के बराबर होता है। यहाँ पे ये जो 4 डिग्री सेल्सियस वाला कॉन्सेप्ट है, जो डेंसिटी वाला, आइस फ्लोट करती है पानी के ऊपर, क्या डेंसिटी, 4 डिग्री का भी एक कॉन्सेप्ट मैं एक दिन आपको बताऊंगी। नेक्स्ट कम्स द सेकंड। सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इसमें फिर से वेव्स आ रही हैं। एक सेकंड वो अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें क्या हो रहा है? इन विच अ सीजियम 33 एटम, कौन सा एटम है? सीजियम 33 एटम मेक्स 9 अरब 19 करोड़, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, सही बता रही हूं मैं आप लोगों को, 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 वाइब्रेशंस। ठीक है, अगर कोई सीजियम 33 एटम है वो इतने वाइब्रेशन जिस टाइम में करता है उसे हम 1 सेकेंड का टाइम कहते हैं। तब आप सीजियम 33 एटम को लो, दैट इज वाइब्रेटिंग, जब उसके जितने टाइम में उसके 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 वाइब्रेशन होंगे, वो टाइम होगा 1 सेकेंड के बराबर। एक स्टैंडर्ड हो गया हमारा टाइम के लिए। देन देयर कम्स एम्पियर। एम्पियर में हम क्या करते हैं? एम्पियर में वी टेक 2 कंडक्टर्स, और दोनों कंडक्टर कैसे हैं? इनफाइनाइट लेंथ के हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, हमने 1 मीटर पे रख रखा है, और इनके अंदर से करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं 1 एम्पियर इज दैट इलेक्ट्रिक करंट which when pass through two parallel conductors of infinite length। लेंथ इनफाइनाइट मतलब काफी बड़ी, काफी लंबे ये वायर्स हमने ले रखे हैं, ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इनका बहुत ही कम है, यूनिट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और जब यूनिट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, उस फोर्स की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक ही मीटर है यहाँ पे तो सिर्फ न्यूटन लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिवाइड बाय 1 करोगे तो वो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट हम 12th में पढ़ेंगे। 12th में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर कोई भी तो पैरेलल वायर्स होते हैं, अगर उनमें से करंट फ्लो करता है तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे करंट की डेफिनेशन 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो हम कहते हैं अगर हम इनफाइनाइट लेंथ के 2 वायर्स ले लें, से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है, अगर दोनों एक दूसरे पे फोर्स कितना लगा रहे हैं? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का, इसका मतलब उन दोनों वायर्स में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो। ठीक है, बाकी ये जो वाला जो ये डायग्राम है ये 12th में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, डायरेक्शन में है, क्या होता है, कैसे होता है।
आई होप अभी तक का अपने को क्लियर होगा सारी की सारी डेफिनेशन। इन डेफिनेशंस के बाद में अब हमारे पास में कौन बचा है? वी हैव द कैंडेला, वी हैव द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट वी हैव द कैंडेला। तो कैंडेला के लिए हमने क्या किया? वी हैव टेकन अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो होती है जो ऊपर हम जितनी लाइट को डालते हैं वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और सारी की सारी लाइट को जो एमिट भी। अगर ऐसी कोई बॉडी है जितनी लाइट को आपने इंसिडेंट किया और उसने सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो हम उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो कैंडेला को डिफाइन करने के लिए क्या किया गया है? कैंडेला को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ली गई है एक ब्लैक बॉडी। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द ल्यूमिनस डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी। कोई भी ब्लैक बॉडी है उसके सरफेस पे राइट एंगल पे एट अ टेम्परेचर इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम अंडर प्रेशर। मतलब अब ये जो हमने ब्लैक बॉडी रख रखा है, ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, मतलब मैंने कहा ना टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें कांस्टेंट स्टैंडर्ड को देख रहे हैं। तो अगर हम एक ब्लैक बॉडी लेते हैं उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं? उसका टेम्परेचर प्लैटिनम का मेल्टिंग पॉइंट के बराबर रखते हैं जब प्लैटिनम का प्रेशर कितना है? इतना। तो मतलब प्लैटिनम का प्रेशर भी फिक्स है, प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स है। तो इस तरह से उस टेम्परेचर पे अगर ये ब्लैक बॉडी पे हमने कोई भी लाइट को इंसिडेंट किया और अगर वो लाइट से 90 डिग्री यहाँ पे एमिट हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू द 1 कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द केल्विन। केल्विन हमारी टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दो डेफिनेशन है। मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए 270 कई जगहों पे 273 हो सकता है। तो जब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं यूज दिस 73.15 पार्ट। हम कहते हैं 1 केल्विन किसके बराबर होता है? 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273 पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 270 केल्विन। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट या वो टेम्परेचर होता है जहां पे वाटर का सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट तीनों कोलाइड करता है, तीनों को इंसिडेंट करता है। तो ऐसा टेम्परेचर या ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स कोइंसाइड करेगी उसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम इसको कह रहे हैं। और जो 1 केल्विन कौन सा होगा? अगर मैंने यहाँ पे ये एक कोई पार्ट लिया, अगर मैं इसके 273 पार्ट्स कर दूं तो जो ये एक पार्ट है दिस इज इक्वल टू द 1 केल्विन। हम कह रहे हैं ना 1/273 पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ये हमने एक लाइन के जैसे लिया और अब उसके 273 पार्ट्स इस तरह से कर दिए। तो ये जो एक पार्ट हमें यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 केल्विन। आगे है हमारे पास में मोल। देखो मोल को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक हम कार्बन 12 की हेल्प से, एक हम ऑक्सीजन 3 की हेल्प से। हमने कहा हमने कार्बन 12 जो है हमारा, कार्बन 12 है हमारे पास में, ये कार्बन 12 का अगर 0.012 kg ये मास ले रखा है हमने, इतना मास लिया, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन इतना आया। अब इतने मास में जो नंबर ऑफ इसके एटम्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे दैट विल बी इक्वल टू द 1 मोल। और वो नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6×10⁻20। so that will be your 1 mole. The amount of substance which contains as many elementary entities as there are carbon atoms is this। मतलब हमने कार्बन लिया है, कौन सा? कार्बन 12।
कार्बन 12 का अमाउंट कितना है 0.012 kg। 0.012 जब कार्बन लेते हैं तो उसके अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं, या फिर ऑक्सीजन 16 का अगर मैं 0.016 kg लेती हूँ तो उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, वो 1 मोल के बराबर होगा। और वो एटम्स किसके बराबर होते हैं, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो 1 मोल उसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे जो हमारी 7 बेस एसआई यूनिट्स हैं उन सबको डिफाइन कर दिया है। हमने उन सातों की एसआई यूनिट जो है उसको देख लिया, उनके स्टैंडर्ड्स देख लिए किस तरह से स्टैंडर्ड्स हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब है हमारे पास में सप्लीमेंट्री यूनिट। ये तो बेस यूनिट हमारी फंडामेंटल यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में सबसे पहले है हमारे पास में प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल है उसकी एसआई यूनिट है रेडियन। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन। तो प्लेन एंगल विल बी द फिजिकल क्वांटिटी, रेडियन विल बी द एसआई यूनिट। प्लेन एंगल कौन सा होता है, ये हमने कोई यहाँ पे सर्किल बना रखा है, ये इसका सेंटर है। अगर मैं यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करूं तो ये वाला जो एंगल है दैट इज नॉन एज व्हाट, द प्लेन एंगल। ये क्या हो जाएगा, दिस इज आर्क और दिस इज रेडियस। तो अगर हमें इस एंगल को पता करना है तो हम इस एंगल को पता कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, आर्क अपॉन रेडियस। पैरेलैक्स मेथड, एक में बहुत लंबी डिस्टेंस अगर कोई चीज प्रेजेंट है, स्टार्स होंगे या फिर कोई बहुत दूरी की बिल्डिंग कोई प्रेजेंट है और हमें पता करना है कि वो कितना डिस्टेंस पे है, तो हम एक पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। उसमें भी हम ये आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारे पास में क्या है, वी हैव द प्लेन एंगल, वी हैव द सॉलिड एंगल। अब देखो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या डिफरेंस है वो मैं एक बार आपको बताती हूँ। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डिफरेंस, हम यहाँ पे वाटरमेलन को यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। वाटरमेलन का ये ऊपर वाला ये पार्ट है हमारे पास में यहाँ पे। अगर जब भी आप वाटरमेलन खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं कि भैया ये वाटरमेलन में लाल निकलेगा या स्वाद होगा या नहीं होगा, तो एक बार हमें कट करके दिखा दो। तो जो दुकानदार होता है वो यहाँ पे इस तरह से एक कट लगाता है और कट लगा के इसको ऐसे निकालता है और आपको कहता है कि आप एक बार देख लो, एकदम रेड है, ये बिल्कुल अच्छा है, या फिर खा के भी देख। तो जो ये वाला एंगल यहाँ पे बना, दिस एंगल व्हाट, दिस इज सॉलिड एंगल, से हम सॉलिड एंगल। तो आप एक बार इमेजिन करना, गर्मियों के टाइम में जब तरबूज आते हैं वो ऐसे कट लगाते हैं, कट लगा के ऐसे निकालते हैं, तो जो ऐसे वाला पार्ट एक है उसके का जो एंगल है दैट विल बी द सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द सॉलिड एंगल। Solid angle is the ratio between the area subtended and the square of distance from the vertex, a upon r square। तो आप इसे बोल सकते हैं। और स्टेरेडियन क्या है, स्टेरेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, उनकी हमने एसआई यूनिट्स देख ली, उनका हमने डेफिनेशन, हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट यहाँ पे बात कर ली, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की एसआई यूनिट देख ली और एसआई यूनिट्स को हमने डिफाइन। अब बात आती है एरर्स इन। जब भी कोई मेजरमेंट होगा तो देयर आर चांसेस देयर विल बी एरर, मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एरर्स नहीं होंगे, एरर्स तो होते ही होते हैं। कोई ह्यूमन एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, एनवायरमेंटल या सराउंडिंग एरर हो सकता है, देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ एरर, बट देयर विल बी एरर। तो हम कहते हैं अगर एरर्स होते हैं कैसे, मतलब कैसे हम कम कैसे किया जा सकता है, क्या क्या चीज है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, वी विल स्टडिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं आपके आर दोज डिजिट्स इन अ नंबर दैट आर नॉन विद सर्टेनिटी प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन। दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बट जो हमारे एग्जाम में आता है वो कैसे आता है, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं।
4 है, 5 है, 3 है, 2 है, कुछ इस तरह से वो पूछते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स का जानना जरूरी है। हम रूल्स भी साथ में पढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी लेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट साथ साथ पैरेलल में ही समझ में आ जाएगा। देखो, हमारा सबसे पहला रूल कहता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैंने कहा मेरे पास में यहाँ पे एक है 1 2 और मुझसे पूछा इस नंबर में हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर। हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि अगर डिजिट जीरो नहीं है, अगर नॉन जीरो डिजिट है, तो मतलब वो सारी सिग्निफिकेंट है। मतलब 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऑल द 4 आर सिग्निफिकेंट। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो हमारे सिग्निफिकेंट है वो कितने हैं, दे आर 4। अब हम यहाँ मैं कह रही हूँ 8 1 2, अगेन दे ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स। यहाँ 5 कर देते हैं, ये कितने हो गए, इसके हो गए सिग्निफिकेंट 6। तीसरा नंबर हमने यहाँ पे लिया 9 2 8, इसके फिगर्स हो जाएंगे 3। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं 8 4 5 6 8 7, हो गए ये 7 6। तो अगर कोई भी हमें नंबर दिया है, उस नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे वो सारी की सारी कैसी होंगी, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट, वो सबकी सब सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा पहला यहाँ पे रूल है, और पहले रूल को हमने समझा। अब हम आते हैं दूसरे रूल के ऊपर। दूसरा रूल क्या कहता है, ऑल द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। मतलब हम कहते हैं अगर कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट्स है और उनके बीच में जीरो डिजिट है, तो मतलब हम उसे मानेंगे। डेसिमल कहीं पे भी प्रेजेंट हो, डेसिमल प्रेजेंट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक है 1 0, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। हमने रूल नंबर 1 कहा था, उसमें कहा था जो नॉन जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, मतलब 1 2 और 3 ये दो सिग्निफिकेंट होगी। लेकिन जीरो भी प्रेजेंट है, और ये जीरो किसके बीच में है, दो नॉन जीरो के बीच में। तो इसलिए ये जीरो भी क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बी अ सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट 4 ये है 1002.87, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे क्यों अगेन फिर हमने जो तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट करते हैं हम 87 पॉइंट, ठीक है। अगेन वो भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे सिग्निफिकेंट 7। तो पहला रूल कहता है कि अगर कोई भी डिजिट हमारी नॉन जीरो है तो वो काउंट होगी। दूसरा रूल कहता है कि अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स में है तो हम उसे कर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट कह रहे हैं इफ द नंबर इज लेस देन 1। अब क्या है, नंबर लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब हो गया 0 पॉइंट समथिंग, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट but to the left of the first zero digit are not significant। For example, जैसे मैंने कहा आपके पास में यहाँ पे एग्जाम्पल है, पुराने वाले को एक बार रब कर देते हैं ताकि। नेक्स्ट है हमारे पास में, अब है हमारे पास में बात जब हमारा 1 से कम नंबर है, 1 से कम है मतलब 0.128 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। ये जीरो से कम नंबर है, इसलिए जो इधर की साइड में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, दीज नॉन सिग्निफिकेंट, हम इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने जाएंगे, 4 विल बी द सिग्निफिकेंट। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 0.00208, तो इसमें भी कितने फिगर 4 है। तो जीरो से छोटा कुछ भी होगा, उसके राइट हैंड साइड में जो भी जीरोस लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, दे ऑल आर नॉन सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रेलिंग जीरोस का कॉन्सेप्ट। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब जो लास्ट में आते हैं उन जीरोस को हम
ट्रेलिंग या टर्मिनल जीरो कहते हैं। तो इसमें क्या है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है और लास्ट में आ रहे हैं, अगर ये नंबर जीरोज अगर लास्ट में आ रहे हैं तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं मानते। जैसे कि 12300, क्या इस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट है क्या? क्या जीरोज लास्ट में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। डेसिमल पॉइंट नहीं है, जीरो लास्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब है। और ये कैसे हो गए? दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 1 to 3 यहाँ पे मानेंगे, आगे वाले जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 विल बी द सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हम बोलते हैं ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं हम। एक आपके वो 1 2 0 0 0 0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास 10830000। ये वाले 4 हमारे सिग्निफिकेंट है। ये जो हमारे 3 है ये नॉन सिग्निफिकेंट। पहला जो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच मानेंगे, लेकिन लास्ट वाले ट्रेलिंग जीरोज है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसके नॉन। लास्ट हमारा यहाँ पे जो फिगर्स का रूल है वो कहता है कि अगर हमारे पास में डेसिमल नंबर है कोई और उसमें ट्रेलिंग जीरोस प्रेजेंट है, जैसे कि 3.500, ठीक है, 0.06900, इन दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर है 4। कारण बताती हूं मैं। ये देखो, ये है 3.500, डेसिमल पॉइंट है पहली बात, 00 लास्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब ट्रेलिंग जीरोज है। डेसिमल पॉइंट के ट्रेलिंग जीरोज हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसलिए 3 नॉन जीरो, 5 नॉन जीरो, ये दोनों जीरो ट्रेलिंग है और कैसे हैं? डेसिमल पॉइंट के हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे हो गया 4 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है 0.06900, मतलब ये कैसा है? 1 से छोटा है। 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो डेसिमल पॉइंट ये इधर की साइड, राइट हैंड साइड में जो भी जीरोज होंगे ये तो हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। उसके बाद में डेसिमल पॉइंट है और ट्रेलिंग जीरोज भी है, तो डेसिमल पॉइंट में ट्रेलिंग जीरोज को हम काउंट करते हैं। तो इसलिए 1 2 3 4 यहाँ पे कितने फिगर हो गए? यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। मैं आपको जब प्रैक्टिस पेपर दूंगी तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस बना के दूंगी बेस्ड, और आपको बताना होगा कि कौन सा सिग्निफिकेंट है कौन सा नहीं है। सॉल्व करके आप मुझे भेजिएगा, देन आई विल चेक एंड टेल यू वेयर यू आर डूइंग राइट एंड वेयर यू आर। आगे चले। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में हमारे पास में यहाँ प्रेजेंट है रूल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट। अगर हम कुछ प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो उस टाइम में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे रखेंगे, कैसे काम करेंगे, वो अपने को यहाँ पे देखना है। तो देखिए, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया दिस डेंसिटी 4.237, आप पहले मुझे बताएंगे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4 है, से कम हम नहीं कर सकते, डेसिमल है, सारे नॉन जीरो हैं, तो मतलब चारों के चारों सिग्निफिकेंट। दूसरा है हमारे पास में 2.51, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? तो आप देखो, जब डेंसिटी में हमारा फॉर्मूला होता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 4.7, वॉल्यूम है 2.51, ऐसे। अब जो रिजल्ट आएगा, अब बात आती है रिजल्ट जो आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे लंबा सा नंबर हमें मिलेगा, लेकिन जो हम एट द एंड फाइनल आउटपुट रखेंगे वो कौन सा रखेंगे? वो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रखेंगे। तब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो वॉट एवर मे बी द नंबर, 5 है, 6 है, 7 है, कितने भी है, हमें जो आंसर लिखना है वो कितने
लिखना है वो हमें सिर्फ डिजिट्स लिखना है, क्योंकि हमारा जो लोवेस्ट तो है यहाँ पे वो है 2.51। तो अगर आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट होगा ना, वही आपको एट द एंड आंसर में रखना है। यहाँ पे डेंसिटी हमने की, मास 4 है, वॉल्यूम 3, कम कौन सा है 3, तो आंसर कितने में आएगा 3। बस यही आपको रूल यहाँ पे फॉलो करना है जब भी सिग्निफिकेंट साथ में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट वी हैव राउंडिंग ऑफ फॉर द सर्टेन अनसर्टेन डिजिट। अब देखो जो ये पहले अभी हमने किया ना अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट, के कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए। मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद में जो करवाऊंगी वो एनसीईआरटी से करवाऊंगी। तो एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है वो अपन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स वाले कुछ वहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला जो भी रूल है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स पे यूटिलाइजेशन। तो ड्यूरिंग द रिविजन एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन। राउंडिंग ऑफ का मतलब है, राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि कई बार क्या होता है, कुछ बहुत बड़ा सा नंबर होता है, हम चाहते हैं कि यार लास्ट के नंबर से उनको राउंड ऑफ कर दें और उसको छोटा कर दें। तो उसके लिए भी कुछ और उन रूल्स को फॉलो करके ही हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज राउंड ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो रूल्स क्या है हमारे पास में। पहला रूल कहता है if the preceding digit is raised by 1, if the insignificant digit to be dropped is more than 5, and if is left unchanged if the letter is less than 5। हम कहते हैं कि जिस को आपको राउंड ऑफ करना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं 2.746, ठीक है, 2.746 हमारा, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, ये 6 कैसा है, मोर देन 5 है, तो इसलिए पहले वाली जो डिजिट है वो अनचेंज रहेगी। ठीक है, अगर नंबर 2.74 राउंडेड ऑफ टू 75 while the number 1.7434, ठीक है। तो हमारा रूल यहाँ पे जो पहला वाला पढ़ा, ये जो 6 है ये 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसलिए जो ये पहले वाली डिजिट है इसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो हमारे पास में राउंड ऑफ के बाद आएगा दैट विल बी 1.75। दूसरा केस है हमारे पास में 1.743, तो ये 3 हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। ये कैसा है, ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, इसलिए हम इससे पहले वाली जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो चेंज नहीं करेंगे और ये 1.74 ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, अगर आपको जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से बड़ी है तो आप उससे पहले वाली प्रेसिडेंट डिजिट में +1 कर दो और उसको राउंड ऑफ कर दो। अगर ये 5 से छोटी है तो प्रेसिडेंट डिजिट को कोई चेंज करो ना, ऐड करो ना सब्ट्रैक्ट करो, बस उसे राउंड ऑफ कर दो। ये पहला रूल। नेक्स्ट रूल हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारे पास इफ द प्रेसिडेंट डिजिट इज इवन। अगर प्रेसिडिंग डिजिट कैसी है, इवन है, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड एंड इफ इट इज ऑड द प्रेसिडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ये किस केस में करेंगे, जब हमारा राउंड ऑफ करने वाली टर्म ही 5 हो। अभी तक तो हमने कहा कि जिससे हमें डिजिट को राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से बड़ी है तो हम पहले वाले में +1, अगर वो 5 से छोटी है तो हम प्रेसिडिंग डिजिट में कोई चेंज करेंगे। केस है अगर वो 5 ही है तो उस केस में क्या करेंगे, जिसको हमें ड्रॉप करना है, अगर वो 5 ही है तो उस केस में क्या किया जाएगा, देखो उस वाले केस में क्या किया जाएगा, उस वाले केस में
अगर प्रेसिडिंग डिजिट इवन नंबर में है तो हम करेंगे, अगर वो ऑड नंबर में है तो हम उसे क्या कर देंगे, एक उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है 2.745, हमें किसे ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है, 5 ही हमारा लास्ट का नंबर है। अब हमें प्रेसिडेंट डिजिट को देखना पड़ेगा वो ऑड है या इवन है। हम पहले वाली पे गए, हमने देखा ये तो 4 है, 4 तो इवन नंबर होता है, और इवन नंबर होता है तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, बाकी कुछ करते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 2.74 हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा केस 2.75, हमें यहाँ पे ड्रॉप करना है 5 को, हम 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं तो हमें इसके पहले वाले डिजिट को देखेंगे, पहले वाली डिजिट ऑड है या इवन है, ये यहाँ पे ऑड है, अगर ऑड है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड +1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 1.74, 2.74, ठीक है। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ करने के लिए एक हमारे पास रूल है, रिवाइज करवा देती हूँ मैं इस रूल को एक बार आप लोगों को। राउंड ऑफ में क्या होता है, हमारे पास में कोई नंबर दिया हुआ रहता है, उस नंबर में लास्ट वाले डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है, उसे हटाना है। अब उसे हटाना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि जिससे हम हटा रहे हैं वो 5 है नंबर, 5 से बड़ा है या 5 से, अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, अगर वो 5 से छोटा है तो हम पहले वाले में कोई चेंज करेंगे, वैसा का वैसे रहें। अगर वो 5 से बड़ा है, बड़े वाले केस में हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में +1 कर देंगे। तीसरा केस आता है अगर वो 5 ही है तो फिर अगेन दो केसेस आएंगे, पहला वो ऑड है या इवन है, अगर वो इवन है तो हमारे पास में कुछ होगा, अगर वो ऐड है तो ऑड है तो हम उसमें +1 ऐड कर देंगे। द रूल फॉर राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। एक बार कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जब प्रैक्टिस करवाऊंगी उस टाइम में एक दो एग्जांपल हम एक बार करके देखते हैं, ताकि आपका राउंडिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाए। हमने यहाँ पे नंबर लिया, आपके पास में है 1.758, ठीक है। एक नंबर है आपके पास में 743, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे 3875, नेक्स्ट लिया 4855, ये 4 नंबर लिए। अब इन 4 नंबर में मैं कह रही हूँ कि वाले डिजिट को ड्रॉप करना, इस वाले डिजिट को ड्रॉप करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि भैया ये 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है, ये कैसी है, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है मतलब पहली वाली में क्या करना पड़ेगा, +1, तो हम यहाँ पे +1 मतलब। अब दूसरा केस है, यहाँ पे लास्ट में हमें 3 को ड्रॉप करना है, 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है मतलब कोई ऐसा का। नेक्स्ट वाला केस, हमें इस 5 को ही ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है मतलब है वो ऑड है या इवन का, ये कैसी है, ये इवन, अगर ये इवन है तो यहाँ पे कुछ ऐसा का। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, हमें इसको ड्रॉप करना है, हमने ये ऑड थी, ये है हमारा राउंडिंग ऑफ का। होप अभी क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको राउंड ऑफ करने के जाएंगे, तो उस टाइम आप इसको और ज़्यादा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में हमारे पास है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेन रिजल्ट ऑफ अ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जब भी हम कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, देयर आर चांसेस बहुत सारे एरर्स हों, हमें उन एरर्स को मेजर कर, तो अब आखिर एरर को कैसे करते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। उसकी तो सबसे पहला रूल हमारे पास में क्या है, अगर हमें अनसर्टेनिटी देखना है तो हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल नंबर, ये हमारा कोई भी जो ओरिजिनल नंबर होगा उसमें हम किसी अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं, जैसे कि 3.2, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है 3.2,
तो मैं इसमें अनसर्टेनिटी कितनी ऐड कर सकती हूँ? 0.1 कि पॉइंट एक ही है, पॉइंट के बाद में 2, तो इसलिए 0.1 ये इसमें अनसर्टेनिटी हम 3.2 प्लस माइनस 0.1 ऐसे हम इसमें अनसर्टेनिटी ऐड कर सकते हैं। भाई कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है। अगर 3.22 है तो उस वाले केस में क्या करेंगे, ये 2 है तो प्लस माइनस 0.01 ऐसे करना पड़ेगा अपने को। ये 2 नंबर है इसलिए 0.1, अगर 3 होंगे तो 0.1 ऐसे करके हम इसमें ये प्लस माइनस कर देते हैं। जो भी ओरिजिनल नंबर है उसमें अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस करते हैं। एक नंबर है तो 0.1, 2 है तो 0.4 है तो 0.1 ऐसे करके हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको किस में कैलकुलेट करते हैं? अब इसको हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट करते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम्पल में तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल है हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 6.2, तो ब्रेथ है दैट इज 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने लेंथ ये 16.2 थी, तो हमने ओरिजिनल में कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, और जो ये अनसर्टेनिटी है इसका यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया दैट इज 0.6%। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? ये आपका निकल जाएगा, इसमें ऐड करा है आपने 0.1 को, 0.1 ऐड करके डिवाइड कर दो, 100 करोगे 0.6% आ गया। ब्रेथ जो थी वो 10.1 थी, ये ओरिजिनल नंबर है, इसमें हम 0.1 प्लस माइनस कर देंगे और इसका जब हम निकालेंगे परसेंटेज तो वो क्या आ जाएगा, वो 1%। अब देखो परसेंटेज एरर जो है वो अलग अलग हो सकती है यहाँ पे, दैट कैन वेरी। फिर एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, L इंटू बी करना पड़ता है, तो हमने L इंटू बी किया तो हमारे पास में ये आ गया, प्लस माइनस 1.6 आ गया, या फिर ये वाला अपने पास में आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ करेंगे। नाउ वी हैव टू राउंड इट ऑफ। देखिए जो 163.6 है इसे हम लिख सकते हैं 164, तो इसलिए हमने 164 लिखा। जो 2.6 है उसे हम लिख सकते हैं 3, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3। तो इस तरह से हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा, और जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसको हमने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेशन में चूज कर लिया था। जो भी एरर यहाँ आ सकता है, जो अनसर्टेनिटी आ सकती है, वो पहले ओरिजिनल नंबर में ही हमने ऐड कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, और उसके बाद में समझते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेशन तरह से एरर्स। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट है आपके पास में, फॉर ए सेट एक्सपेरिमेंट डेटा ऑफ n सिग्निफिकेंट फिगर्स द रिजल्ट विल बी वैलिड टू n सिग्निफिकेंट फिगर्स और लेस। जैसे कि 12.9 माइनस 7.0, ये कितना हो गया 5.84, और हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 5.8। द रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन n बट ऑल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे देखो 1.02 है, आपने इसका परसेंटेज निकाला तो 1% आया, 9.89 का कितना आया 0.1% आया। तो इसलिए रिलेटिव एरर नंबर पे भी डिपेंड करती है, कितना नंबर है। अगर नंबर कम ज्यादा होता है तो उस हिसाब से उसको ये रिलेटिव यहाँ पे एक्यूरेसी है वो भी चेंज। Intermediate results in multi-step computation be calculated to one more significant in every measurement than the number of digits in the least size measure. जैसे कि 1/9.58 ये आया 1/0.104, तो हम इसे लिखते 9.56 और इसे 9.58। तो इस तरह से राउंडिंग ऑफ करके कुछ प्रिसीजन एक्यूरेसी हैं, इनको यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। अब है हमारे पास में ये लास्ट टॉपिक जिसको लिख रहे हैं, दैट इज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर है, उसका ये लास्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। वैसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे प्रैक्टिकल आते हैं, कैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तो थ्योरी सिर्फ हम एक बार समझने के लिए कर रहे हैं।
बाकी प्रैक्टिस जो होगी वो हम क्वेश्चंस ही ज़्यादा करेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या कैसे निकलता है एग्जैक्ट। एक क्वेश्चन मैं मान के चलूँ मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है, आप चाहे बोर्ड्स की बात कर लो चाहे बात कर लो, डायमेंशन रिलेटेड ना एक क्वेश्चन हर बार ऐसा देयर इज प्रोबेबिलिटी कि वो हमेशा आता ही है, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूलाज थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या होता है डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसे कि हमने कहा बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज क्या हो सकती है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब इन फंडामेंटल, जैसे लेंथ है, लेंथ के ऊपर मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा? 1, ये 1 क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स, पावर्स ये पावर है टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज, मतलब L के ऊपर 1 लिखा, इसका मतलब 1 क्या हो गया? इस लेंथ का डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशन क्या है? 1 इज द डायमेंशन ऑफ दिस लेंथ। मैंने कहा m2, तो ये ऊपर 2 लिख रखा है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ मास। तो डेफिनेशन को समझिए, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज। ये बेस क्वांटिटीज है, इन पे जो भी पावर हम लगा रहे हैं उसे हम उसका डायमेंशन कह देते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग। अराउंड द क्वांटिटी, अराउंड द क्वांटिटी, आप यहाँ मास लिख लो, लेंथ लिख लो, टाइम लिख लो और उसके चारों तरफ ब्रैकेट लगा दो, तो हम इस तरह का रिप्रेजेंट। ठीक है, तो हमने डायमेंशन देखा। 7 बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? लेंथ का कुछ इस तरह से, मास का इस तरह से, तो इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लिया। अगर वॉल्यूम है तो क्या रहेगा? वॉल्यूम है तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो 1 1 1, तीनों की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। अगर हम फोर्स देखें तो मास इंटू एक्सलरेशन, तो फोर्स का क्या हो जाएगा? हमने कहा मास इंटू एक्सलरेशन। मास के लिए हमारे पास में है डायमेंशन m, ये एक मास है तो m की पावर भी 1 ही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पावर 1 लिख देती हूँ। उसके बाद में इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या होता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा रहेगा। ये टाइम ऊपर जाके क्या बन जाएगा? टी अपॉन टी स्क्वायर बन गया। तो एट द एंड हमारे पास एक्सलरेशन क्या आया? डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, क्योंकि हमें तो इसको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है डिराइव्ड से। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ की, लेंथ इसकी फिजिकल क्वांटिटी। टाइम के लिए क्या है हमारे पास में? टाइम के लिए वो टी का ही यूज कर, टाइम के लिए सेकेंड्स यहाँ पे। तो हमने देखा फोर्स क्या हो गया हमारे पास में? मास 1 है, लेंथ आपके पास में ऊपर 1 है और टाइम क्या है? नीचे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज m1 l1 t माइनस 2, t माइनस 2, t को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, इसलिए m1 l1 t माइनस। अगर इसके डायमेंशंस लिखते हैं तो वी विल राइट 1 1 माइनस, दीज विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से कुछ हम डायमेंशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी एक्सलरेशन देखा, हम स्पीड का देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम लेंथ में कर रहे हैं, ये टाइम है आपके पास में, तो L1 और T तक के हो जाएगा माइनस, और मास यहाँ है नहीं तो M के ऊपर आ जाएगा 0। तो डायमेंशन हो गए 0 1 माइनस 1, दीज विल बी द डायमेंशन। अगर मास नहीं है तो m0 कर दो, L1 है तो L1 हो गया, T माइनस तो माइनस 1। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आगे चलें। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे और ले लेंगे, अभी आगे अपन इनको सॉल्व करेंगे तो आई होप आप लोगों को डायमेंशन कैसे निकालने हैं वो क्लियर हो जाएगा।
एग्जाम्पल्स और लेके हम नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। देखो डायमेंशनल फार्मूला तो क्या है, ये सिंपल डायमेंशनल फार्मूला है। आपने वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, निकालते हैं अपन इसको। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारी मीटर में या लेंथ में, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है। ये क्या हो गया, एल क्यू। मास यहाँ पे है नहीं तो मास जीरो हो गया, टाइम भी यहाँ नहीं है टाइम भी जीरो हो गया, तो इट विल बी एम जीरो एल थ्री। तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 0 3, these will be the dimension। अब ये तो है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ वॉल्यूम लिख देते हैं सामने और फिर ये फॉर्मूला लगा देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस। फॉर्मूले में सिर्फ हमने ये अकेले को लिखा है, इक्वेशन में हम सामने ये वाला जिसका भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसकी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसे हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड अभी अभी हमने किया था, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का लेंथ होता है टाइम का हमारा टी रहेगा, तो एल वन हो गया, टी माइनस हो गया क्योंकि पर गया, और एम जीरो है तो जीरो वन माइनस वन, ये जीरो वन और माइनस वन। अगर इसके आगे मैं यहाँ पे वेलोसिटी या फिर स्पीड, ये क्या कहलाएगी, ये एक डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स के लिए भी अभी हमने फाइंड आउट किया था, फोर्स इज मास इनटू एक्सलरेशन। मास का m1, एक्सलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अगेन अपॉन टाइम, तो L अपॉन टी, टी स्क्वायर, तो L1 t माइनस टू विल बी, फोर्स विल बी m1 L1 t माइनस टू। मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है आपके पास में यहाँ पे, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1 हो गया। अब वॉल्यूम हम कैसे पता करते हैं, अभी अभी निकाला था L3, टी कुछ है नहीं, तो m1 और वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री जाएगा, तो m1 L माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री। तो these are the dimensional formulas and dimensional equation। काम कहाँ आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज, एक तो इक्वेशन सही है या गलत है उसको फाइंड आउट करने। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में क्या हो जाएगा, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v प्लस एट, s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर माइनस, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन। और मैं चाहती हूँ कि क्या ये इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने सही लिखी है, गलत लिखी है, या सच में ये सही है या गलत है, कैसे पता करेंगे। तो अगर हम इनका डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। करके देखते हैं हम एक बार इस चीज। देखो सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास में दिस वी फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एल अपॉन टी, एल वन पड़ जाएगा, दिस माइनस एम जीरो एल वन माइनस, ये मेरे पास में आ गया v। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगेन u की मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी वही होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी आ जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस वन। उसके बाद है एक्सलरेशन इन टाइम, ये हमें पता करना है। तो अब देखो kt के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्सलरेशन निकालते हैं। kt में पहले एक्सलरेशन निकाल रहे हैं, एक्सलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन चेंज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट लेंथ में होगा, ये हमारा ऊपर जाके माइनस टू जाएगा, अभी स्क्वायर है एल वन माइनस, ये किसका आ गया, एक्सलरेशन। अब यहाँ पे एक टी से मल्टीप्लाइड है, एक्सलरेशन कितना आया, एक्सलरेशन हमारे पास आया, यहाँ लिख लेती हूँ एल वन टी माइनस टू एम जी,
और इसके साथ में t मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे एक t को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब t को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये +1 है, यहाँ -2 है, तो -2 + 1 यहाँ -1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास आया m0 L1 t - 1, मैंने लिखा m0 L1 - 1, ये v है, इक्वल्स टू k आया है m0 L1 t - 1 2 + 80 हमारे पास कितना आया, ये कैंसिल होके इधर आ गया, तो m0 L1 t - आप देखिए क्या तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1, मतलब ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², तो हम उसको भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट वी हैव s इज प्लस हाफ at²। देखिए s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब ये तो l के बराबर होगा, s हमारा l के बराबर आ गया, मतलब m इसमें 2 है, l 1 है और t क्या है 1। अब हम u सॉल्व करते हैं, ut में u किसके बराबर है, तो हमारे पास है अभी अभी निकाला था m0 L1 - 1 के बराबर है हमारे पास में u। अब इस u के साथ में अगर मैं यहाँ पे t को मल्टीप्लाई कर दूं इससे, तो ये t मेरे पास यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों t एक दूसरे से कैंसिल होके मेरे पास क्या आ गया, m0 L1 क्या आ गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा है at², अब at² में एक्सलरेशन हमारे पास क्या आया था, एक्सलरेशन आया था m0 L1 की -, ये एक्सलरेशन आया था। अगर इस एक्सलरेशन के साथ में t² को मल्टीप्लाई करते हैं, ये -2 से +2 कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा m0 L1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को अगर मैं एक साथ यहाँ पे रखती हूँ, तो ये क्या आएगा, m0 L1 की 0, s इज इक्वल्स टू है m0 L1 की प्लस हाफ at², तो हाफ at² है m0 L1, क्या राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है डायमेंशंस, 0 1 0 0 1 0 0 1 0, का मतलब हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इट इज ऑल्सो डायमेंशनली। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी इक्वेशंस है उनको डायमेंशनल एनालिसिस के इनको हम करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो कहता है डिड्यूस रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में प्रेजेंट है। जब मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, सेकंड वाला एप्लीकेशन है वो उस टाइम वहीं पे सॉल्व कर ले। तो इस लेक्चर के जस्ट बाद में हम एनसीईआरटी से रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद में वहाँ पे जो भी हमारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर। अब इस एनसीईआरटी के चैप्टर को हम एक बार देख लें, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले द इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स क्या, उसमें हमारे पास CGS, FPS, MKS ये सारे सिस्टम थे। उसके बाद हमने SI सिस्टम की बात की, SI सिस्टम में ये दो सप्लीमेंट्री, रेडियन और स्टेरेडियन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। वहीं हमारे पास में यहाँ पे 7 SI यूनिट्स है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस एंड। ये जो मैंने आपको बताया था कि हम स्केल को अप लेवल पे भी
जा सकते हैं, लोअर लेवल पे भी ले जा सकते हैं। जैसे कि मिनट है, हमने सेकंड लिया, सेकंड हमारी एक ऐसा यूनिट है, अगर इसे थोड़ा बढ़ाएंगे तो मिनट हो जाएगा, फिर आवर्स हो जाएंगे। तो ये कन्वर्जन्स कैसे होते हैं? हम कहते हैं 1 मिनट सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में 3 तो सेकेंड्स होते हैं। हाउ वी कैन कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अनदर। देन डे है 24 आवर्स, देन ईयर है, तो ये देखो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है मीटर को भी, देन आवर को, देन डे एंड देन ईयर, इन सबको यहाँ सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रखा है। हाउ वी कन्वर्ट इट इनटू द सेकेंड। देन डिग्री, डिग्री किसके बराबर होती है? 1 डिग्री हमारा बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियंस के बराबर होता है, के बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियंस के बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट वी हैव लीटर, लीटर 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। देन वी हैव टन, टन में होते हैं 1000 किलो, 1000 किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 kg। देन वी हैव कैरेट, कैरेट में होता है 200 मिलीग्राम। बार, बार इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल कितने हो गए? 10 टू द पावर 5 पास्कल, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। देन क्यू, देन वी हैव रॉइंगटन, जो रेडिएशन होते हैं उनके रॉइंगटन का यूज करते हैं। क्विंटल 100 किलो होता है। बान, देन दिस और दिस इज एकड़, ठीक है, दिस इज एकड़। एकड़ किसके बराबर होते हैं? एकड़ हमारा बराबर होता है 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर के बराबर। देन हेक्टेयर्स, देन वी हैव स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक। तो ऐसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट की टेबल यहाँ पे दी हुई है। देन वी हैव द सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो रूल्स थे वो हमने पढ़े थे, यही सारे रूल हमने पढ़े। तो भी नॉन जीरो डिजिट की वो सिग्निफिकेंट, तो नॉन जीरो अगर कोई तो है तो सिग्निफिकेंट होगा। एक से कम है वैल्यू तो जो राइट हैंड साइड में जो भी आएगा जीरो दैट विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ट्रेलिंग जीरोस है, अगर डेसिमल पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को किया था। फिर रूल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, क्या रूल रहते हैं? देखिए ये डेंसिटी वाला मैंने आपको करवाया था एक एग्जांपल 4.7 वाला, ये सेम जो लोवेस्ट नंबर ऑफ हमारा सिग्निफिकेंट होता है वही हम इसके आंसर में लिखते हैं। देन राउंड ऑफ के लिए वही हमारे यही है, अगर प्रेसिडिंग डिजिट को 1 से हम रेस कर देंगे, अगर 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है तो अनचेंज, 5 है इवन है तो अनचेंज, का ऑड है तो +1 हो जाएगा। These are the rules for rounding of the। देखो अब यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या बोला, एक कोई क्यूब आपको दे रखा है, क्यूब, और इस क्यूब जो ए साइड है वो कितनी है? 7 पॉइंट, ठीक है, इसके बराबर है 7.2 बराबर है यहाँ पे। अब आपसे बोला व्हाट इज द सरफेस एरिया एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम। सरफेस एरिया के लिए हमारे पास में तो इसका फॉर्मूला है दैट इज 6a²। वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज a³। तो अगर मैं यहाँ पे इस को सॉल्व करूं तो सरफेस एरिया मेरे पास कितना आया? दिस द वैल्यू फॉर दी सरफेस। लेकिन रूल क्या कहता है? लोवेस्ट है वहीं तक हमें आंसर को रखना है, वहीं रिजल्ट लिखना है। देखो हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना 4 है, तो मतलब मेरा आंसर भी 4 सिग्निफिकेंट में आना चाहिए, लेकिन मेरा आंसर तो आ रहा है। तो अब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे राउंड ऑफ कर दूंगी और सिर्फ, अगर इसका हम वॉल्यूम पता करते हैं तो वॉल्यूम अगेन ये नंबर आता है, नंबर को नहीं रख सकते। रूल ऐसा है कि जितना नंबर का सिग्निफिकेंट है उतने आपको राउंड ऑफ करके, इसलिए हमने इसको 4 में ही रखा। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने वो रूल यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास में है ये, इसमें भी क्या है, 2 सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम यहाँ पे आंसर 2 सिग्निफिकेंट लिखेंगे। रिलेटिव एरर हम ऑलरेडी इसको हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी,
एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में एक तो इक्वेशंस अपने को चेक करनी थी, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी एच, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है, हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एनर्जी एम जी एच। देखिए मास है मतलब m1 हो गया, v स्क्वायर वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपके पास हो गया का स्क्वायर, विल बी m1 l2 e माइनस, दिस विल बी द राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या आता है, अगेन मास है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर है, एल अपॉन स्क्वायर, के बाद आपको हाइट, हाइट किसके बराबर होती है हमारी, लेंथ के बराबर, ये हो गया m0 l स्क्वायर माइनस। तो क्या राइट हैंड साइड आपका, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है m1 l2 माइनस, राइट हैंड साइड है m, और यहाँ m1 है, इसको m1 लिखोगे m1 l2 t माइनस 2, मतलब हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, जो LHS है वो RHS के यहाँ पे बराबर है, यही हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो दूसरा वाला मैं आपको बता रही थी कि दूसरा एप्लीकेशन जो था, वो एप्लीकेशन क्या था कि हम यहाँ पे क्वांटिटी फॉर्मूलाज है उनको कर सकते, तो हमने यहाँ पे देखा, देखो डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, क्या उनका फॉर्मूला है, दोनों के रिलेशनशिप क्या है, वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, आप लोगों को यहाँ पे टाइम पीरियड एल जी एम ये दिए हुए हैं, इक्वल्स टू के एल एक्स एल जी और एम, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है कि टी के एल जी एम इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये तो एक कांस्टेंट है, कोई मैग्नेट होगा तो हम देखते नहीं ज़्यादा, हम बाकी की चीज़ें एल जी और एम को, ठीक है, तो के तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं, एक्स वाई और जेड हमने मान लिए कि क्या है, इनके एक्सपोनेंट्स हैं, तो एल है उसका एक्सपोनेंट एक्स है, जो हमारा यहाँ पे जी है उसका L1 T2 माइनस मतलब वो एक्सलरेशन ग्रेविटी, और ये m मास है, उसका यहाँ पे z है, तब पावर कितनी होगी, तो हमने एक्स वाई जेड हमने मान रखी है। अब देखो ये कितना आ गया, एल एक्स प्लस वाई, एक्स और एक ये वाई, इसको मैं खोल के बता देती हूँ, एल एक्स ये एक आया हमारे पास में, है एल वाई माइनस वाई, है एम जेड, तो यहाँ पे एल एक्स है और एक वाई है, तो हमने लिख दिया एल की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस वाई, इसके बराबर आ गया, और एम हमारा सेम है, एम जेड के बराबर, और टी के ऊपर क्या है, माइनस वाई है। ठीक है, इसे हमने लिख दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा x प्लस वाई किसके बराबर है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पे t ले रखा है, तो इक्वेट करेंगे हम इसको, x प्लस वाई 0 के बराबर है, माइनस 2y हमारा किसके बराबर है, ये 1, क्योंकि t है तो इसका 1 है यहाँ पे, इसके 1 के बराबर, और z मास भी इधर कुछ नहीं है, तो z भी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। यहाँ से y कितना आ जाएगा, y विल बी माइनस 1/2, तो मतलब y हमने किस पर रखा है, g के ऊपर, तो माइनस 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, तो g का कितना हो जाएगा, g की 1 और रूट, ऐसा होगा। अब हम बात करते हैं आगे, आगे x हमारे पास 1/2 आया, y माइनस 1/2 आ गया, और z कितना आया है, z इज इक्वल्स टू, जब z इज इक्वल्स टू 0, x हमारा 1/2 है, x हमने l के ऊपर लगा रखा है, l अपॉन जी, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया t इक्वल्स टू के एल अपॉन जी का। तो इस तरह से अगर हमें एक चीज दे रखी है t इज इक्वल के एल जी एम, ये फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, और आपसे बोला कि ये जो टी के एल एम जी ये जो भी है
इनके बीच में आप बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अगर हमें इनके डायमेंशन पता है तो हम इनका फॉर्मूला यहाँ पे डिड्यूस कर सकते हैं कुछ इस तरह। तो ये हमारा वो जो लास्ट वाला पार्ट मैं आपको बता रही थी वाज अबाउट, के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी के तो लास्ट के क्वेश्चन वो बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो, जो भी डाउट्स है मुझे बता सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू सो